हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोक्वेस्ट। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वी विल बी कंटिन्यूइंग हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है, हम उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। यहाँ पे अब तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और हम आज का जो डिस्कशन है उसमें हम देखेंगे कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन के जो मेन एंजाइम्स हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं, इनकी क्या क्या खासियत है, इनके बारे में क्या क्या इनकी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहली चीज़ हम ये देखने जा रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो है, या फिर आप कह सकते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये एक हाईली एक्यूरेट रिएक्शन है। दिस इज अ वेरी एक्यूरेट रिएक्शन। अगर मैं बात करूं तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो एरर रेट है वो बहुत ही कम है। जो डीएनए रेप्लिकेशन का आपका एरर रेट रहता है वो आपका रहता है लगभग 1 × 10⁻⁻10 न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी +10। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं इसको एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड। हमारे पास यहाँ पे जो एरर रेट है वो इतना कम है। हम देखने जा रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो इतने कम एरर रेट की जरूरत आपको डीएनए रेप्लिकेशन में क्यों है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है, इसमें एरर रेट का कम होना काफी जरूरी है। इसका मेन कारण जो है वो आपका ये है कि देखिए, मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है, ये आपका क्या है, मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे ये जो है आपका डीएनए है। तो जब ये रेप्लिकेशन होती है इसके अंदर, और इसके अंदर अगर गलती से भी मान लीजिए कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे कोई मिसमैच कर दिया। मिसमैच मतलब कि जहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड, लगा लीजिए कि आपका बेस पेयर बनना तो AT था, लेकिन गलती से इस डीएनए पॉलीमरेज ने वहाँ पे T ही ऐड कर दिया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मिसमैच। अगर इस तरह का कोई एरर आपके डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आ जाएगा तो उसकी वजह से डीएनए के अंदर परमानेंट चेंज हो जाएगा, और परमानेंट चेंज को हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन। ओके, तो वो म्यूटेशन जो है वो आगे आने वाली जो आपकी जनरेशन्स हैं, आपके आगे सेल की जो आगे आने वाली जनरेशन है, उन सारी जनरेशन्स में वो म्यूटेशन आपको दिखेगी, जिसकी वजह से काफी जो है, यू कैन से इट कैन बी वेरी डिफेक्टिव फॉर द अपकमिंग जनरेशन ऑफ सेल्स। तो एरर रेट का जो है कम रखना, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एरर रेट को कम रखने के लिए 3 चीजें जो है वो यहाँ पे बहुत ही मैं कहूंगा कि महत्वपूर्ण काम करती हैं। सबसे पहला तो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये हाई फिडिलिटी होते हैं। दीज आर हाई फिडिलिटी प्रोटीन्स। हाई फिडिलिटी का मतलब क्या है कि इनकी एरर रेट जो है आपकी बहुत कम होती है। इनकी खुद की एरर रेट ही बहुत कम होती है। ये लगभग इनकी एरर रेट होती है आपकी 1 in 1 million, सॉरी 1 in 1 lakh। यहाँ पे इतनी कम एरर रेट है डीएनए आपके पॉलीमरेज की। तो अगर मैं बात करूं, हमें एरर रेट चाहिए कितनी, डीएनए रेप्लिकेशन की जो एरर रेट है वो हमें चाहिए 1 × 10⁻⁻10, मतलब कि 1 in 10 billion। हमारे पास है अभी 1 in 1 lakh। ये एरर रेट काफी ज्यादा है अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन के हिसाब से बात करूं। तो उसके बाद जो है अगली जो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। हमने पढ़ा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज की पाम डोमेन है आपके पास, पाम डोमेन के अंदर एक्सोन्यूक्लियस साइट होती है, जो कि मिसमैच रिपेयर अगर कोई डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होता है तो उसको रिमूव करने का काम करती है। तो इसकी वजह से ये जो आपके डीएनए पॉलीमरेज की एरर रेट है 1 in 10⁻⁵, ये इंक्रीज होके आ जाती है आपके 1 in 10⁻⁷ के आसपास। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे थी 1 in 1 million और 1 in 1 lakh, और यहाँ पे है 1 in 10 million। इसके बाद एक और यहाँ पे चीज आती है जिसको हम बोलते हैं द मिसमैच रिपेयर सिस्टम। जो आपका मिसमैच रिपेयर सिस्टम है वो क्या करता है, लगा लीजिए कि डीएनए पॉलीमरेज के बाद और एक्सोन्यूक्लियस के बाद, इन दोनों के बाद भी कोई एरर रह जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, कोई मिसमैच रह जाता है, तो उसको रिमूव करने का काम जो है वो कौन करेगा, आपका मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ये हम अलग से भी पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो है वो होगा डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। तो उसमें हम मिसमैच रिपेयर सिस्टम पढ़ेंगे। मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या करता है, ये जो एरर रेट है इसको और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और आपकी एरर रेट होती है 1 in 10⁻⁻10। तो देख रहे हैं आपके डीएनए रेप्लिकेशन की जो एरर रेट है वो कैसे अचीव की जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए पॉलीमरेज की एरर रेट क्या है, तो वो आपके पास यहाँ पे है, जो 1 in 10⁻⁵ है।
एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है इसमें ऐड कर देती है आपका 1 इन 10⁻², ऐड कर देती है, जिसकी वजह से यहां पे जो है आपका ओवरऑल एरर रेट जो है वो 1 इन 10⁻7 हो जाएगा। मिसमैच रिपेयर सिस्टम उसमें और ऐड कर देगा 1 इन 10⁻3। तो फाइनली जो है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की जो ओवरऑल रेट है वो आ जाएगी आपकी 1 इन 10⁻10। अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो आपको ये वाली मेंशन करनी है, डीएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे है, एक्सोन्यूक्लियस की यहाँ पे है और मिसमैच रिपेयर सिस्टम की यहाँ पे है। और कॉम्बिनेशन में अगर पूछा जाए डीएनए रेप्लिकेशन की तो आपकी एरर रेट जो है वो यहाँ पे है। सो आई होप कि क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीजों को देखने जा रहे हैं। मिसमैच रिपेयर सिस्टम मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज की एरर रेट भी बहुत कम है। मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1,00,000 बेस पेयर में सिर्फ एक गलती है, तो कितनी कम है। तो आइए देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज की जो लो एरर रेट है वो किन 3 वजह से होती है। इसके पीछे देखिए 3 यहाँ पे बेसिक रीजन है, इनको समझना जो है जरूरी है। यहाँ पे जो पहली चीज है, आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है ये करेक्ट बेस पेयरिंग को पहचान लेता है। जब करेक्ट बेस पेयरिंग होती है तो उसको रिकॉग्नाइज करना डीएनए पॉलीमरेज के लिए आसान है। ओके, उसके बाद अगली जो चीज है, अगर कहीं पे गलती से इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो जाए उसको भी यह पहचान लेगा। जैसे ही इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होगी आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा। उसके बाद भी अब एक चीज और है, आपके पास न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कहां होती है, आपके न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो 2 तरह के प्रेजेंट होते हैं, डीएनटीपी जो कि डीएनए में यूज किए जाते हैं, और दूसरे होते हैं आरएनटीपी जो कि आपके यूज किए जाते हैं आरएनए फॉर्मेशन में या आरएनए सिंथेसिस में। तो अब न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के पास एक और एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाता है, डिस्टिंग्विश कर पाता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो है ये काफी जरूरी हैं डीएनए पॉलीमरेज की हाई फिडिलिटी को समझने के लिए। तो हम इन्हीं से जो है शुरू करते हैं। हमारी जो पहली चीज है वो क्या है, करेक्ट बेस पेयरिंग। तो यहाँ पे इसके लिए जो मैं एक डायग्राम का यूज करने वाला हूं, जस्ट लेट मी कॉपी दैट। सो यहाँ पे हम ओके, हियर इट इज। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि देखिए इसको समझना जो है काफी जरूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो चीज है आपके पास, इसको ये यहाँ पे कुछ इस शेप में जो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं आपकी कैटालिटिक साइट। ये है आपकी कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट की ये शेप ऐसी होती है, कैटालिटिक साइट। ओके, तो कैटालिटिक साइट जो है वो आपकी कुछ ऐसी देखने में ऐसी होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसको इरेज कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, ऑलरेडी डायग्राम में बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या है, अब एक बार वो देख लेते हैं। ये जो है आपके पास यहाँ पे है आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो है ब्लू कलर में ये आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जो प्राइमर स्ट्रैंड है वो यहाँ पे है। ये आपकी प्राइमर स्ट्रैंड है। यहाँ पे इसने पूरी नहीं दिखाई है, जो एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होते हैं वो वही पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे हम इनकमिंग डीएनटीपी। दिस इज इनकमिंग डीएनटीपी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, मैंने आपको बताया था, अल्फा फॉस्फेट है, बीटा फॉस्फेट है और गामा फॉस्फेट है। ये आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है यहाँ पे, और ये इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा, इस चीज के डिटेल में जाने से पहले। आमतौर पे जो एंजाइम है, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि देखिए नॉर्मल केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, एक सबस्ट्रेट होगा जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, ऐसे ही होती है ना, और उस पर कोई एंजाइम जो है फंक्शन करता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट को पहचानता कैसे है? अब देखिए एंजाइम जो है उसके पास आंखें तो होती नहीं है। तो इमेजिन, खुद को इमेजिन कीजिए कि आपके पास आंखें नहीं है और मैं आपको कोई चीज, कोई भी आइटम आपके हाथ में मैं थमा दूं और मैं आपसे पूछूं क्या आप इसको पहचान सकते हैं ये क्या है, तो आप क्या यूज करेंगे? वहां पे आप यूज करेंगे जो शेप है, जो आपके ऑब्जेक्ट की शेप है, आप उसका यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है कैसा होगा। एंजाइम जो है इसी तरीके से जो है काफी ज्यादा
स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होंगे, वो सबस्ट्रेट को उसके स्ट्रक्चर से पहचानते हैं। ओके, स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं। इसलिए कभी कभी अगर लगा लीजिए दो सबस्ट्रेट जो हैं उनका स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है, तो वो एंजाइम दोनों के लिए काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज भी बाकी एंजाइम्स की तरह ही है, ये भी अपने सबस्ट्रेट को कैसे पहचानेगा? इसके सबस्ट्रेट क्या है, मैंने आपको हमने कल ही डिस्कस किया था। इसके सबस्ट्रेट दो हैं, आपके पास डीएनटीपी है और आपके पास प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है। तो ये इनको कैसे पहचानता है? ये इनको इसकी शेप से पहचानता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो ये इनको इनकी शेप से पहचानता है। जस्ट एक बार इसको गायब करते हैं। तो अगर मैं शेप की बात करूं यहाँ पे, तो देखिए जो डीएनटीपी जब यहाँ पे करेक्ट बेस पेयरिंग होती है, यहाँ पे हम केस ले रहे हैं करेक्ट बेस पेयरिंग का कि डीएनए पॉलीमरेज करेक्ट बेस पेयरिंग को कैसे पहचानता है। अब मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो है वो काफी ज्यादा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने सबस्ट्रेट को पहचानते हैं। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 4 तरह की बेस पेयरिंग करवा सकता है। अगर ऐसा बेस पेयर है तब भी डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, जीसी बेस पेयरिंग है तब भी ये काम करेगा, टी ए है तब भी काम करेगा, और सी जी जो है तब भी काम करेगा। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 4 तरह के आपके प्रोडक्ट्स जो है 4 तरह के बेस पेयर बना सकता है। इसके पीछे का जो रीजन है दैट इज, जब ये बेस पेयरिंग होती है, देखिए जब ये बेस पेयरिंग होती है तो बेस पेयरिंग में हमेशा आपको पता है एक प्यूरीन होगा और एक पायरिमिडीन होगा, और हमने प्यूरीन और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को देखा है। तो जब भी ऐसी बेस पेयरिंग होती है, जब एडेनाइन थाइमिन के साथ जुड़ता है या ग्वेनाइन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, तो जब ये बेस पेयरिंग होती है तो इनका जो शेप है, इनकी बेस पेयरिंग की जो शेप है वो काफी सिमिलर रहती है। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो हमें दिख रहे हैं, आपके पास ग्वेनाइन और साइटोसिन है और एडेनाइन और थाइमिन। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो इसकी शेप कुछ इसी तरह की है, राइट? इसकी शेप जो है कुछ इसी तरह की है। अच्छा, इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप भी आप ध्यान दें तो बिल्कुल लगभग लगभग आइडेंटिकल शेप है। तो शेप जो है वो सेम होने की वजह से डीएनए पॉलीमरेज इन चारों पे काम कर सकता है, इन चारों का एडिशन जो है कर सकता है। आपके पास एडेनिन आ जाए, थाइमिन आ जाए, ग्वेनाइन आ जाए, साइटोसिन आ जाए, वो सब का एडिशन करवाता जाएगा। बस कंडीशन क्या है? करेक्ट बेस पेयरिंग होनी चाहिए। करेक्ट बेस पेयरिंग जो है अगर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं आती डीएनए पॉलीमरेज को। इनकरेक्ट अगर बेस पेयरिंग है तो उसमें समस्या आएगी। तो सबसे पहले करेक्ट बेस पेयरिंग को देखते हैं। देखिए डीएनए पॉलीमरेज करेक्ट बेस पेयरिंग को बहुत जल्दी, अगर बेस पेयरिंग जो है वो करेक्ट है, जैसे यहाँ पे एडेनाइन और यहाँ पे थाइमिन है, इनके बीच में हमें पता है कि बेस पेयरिंग होती है। तो जब भी बेस पेयरिंग होती है तो डीएनए पॉलीमरेज उस न्यूक्लियोटाइड को, ये जो आपका डीएनटीपी है, इनकमिंग डीएनटीपी है, इसको फटाफट ऐड कर देगा। इसका कारण क्या है कि देखिए ये जो आपका डीएनटीपी है, इनकमिंग डीएनटीपी है, जो ये एक्टिव साइट के अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट आ जाता है। आई होप कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, जो डीएनटीपी की शेप है और जो एक्टिव साइट की शेप है वो बिल्कुल एक दूसरे से मेल खा रही है। तो जो डीएनटीपी अगर करेक्ट बेस पेयरिंग होती है तो ये यहाँ पे परफेक्ट फिट आ जाता है, यहाँ पे फिटिंग जो है आपकी परफेक्ट होगी। जिसकी वजह से होगा क्या, ये आपका 3 प्राइम एंड है प्राइमर का। मैंने आपको बताया था 3 प्राइम एंड पे आपका प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जब करेक्ट बेस पेयरिंग होती है तो जो आपका अल्फा फोस्फेट है, जो आपका अल्फा फोस्फेट है और जो आपका हाइड्रोक्सिल फोस्फेट है, वो इतने नजदीक आ जाते हैं, वो इतने नजदीक आ जाते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो पॉसिबल होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो पहचानता है करेक्ट बेस पेयरिंग को, क्योंकि करेक्ट बेस पेयरिंग में एक तो सबसे पहली बात परफेक्ट फिट आपको मिलेगा। ठीक है, जो डीएनटीपी और प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है वो परफेक्ट तरीके से आपकी एक्टिव साइट में या कैटालिटिक साइट में फिट होंगे। उसी के साथ साथ जो आपका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो आपका अल्फा फोस्फेट है वो एक दूसरे के नजदीक भी आ जाएंगे। नजदीक आने की वजह से रिएक्शन जो है वो जल्दी होगी। इसलिए जब करेक्ट बेस पे आते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज बहुत तेज स्पीड से उनका एडिशन करता है। अगर डीएनए पॉलीमरेज की मैं बात करूं तो हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज की जो स्पीड होती है वो कुछ इतनी होती है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड।
या आप इसको 1000 बेस पेयर भी बोल सकते हैं पर सेकंड। एक सेकंड में 1000 बेस पेयर बनाना। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 KB पर सेकंड, किलो बेस पेयर। ठीक है, एक जैसे 1 किलो में आपके पास 1 किलोग्राम में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलो बेस केबी में 1000 बेस पेयर होते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए स्पीड कितनी ज्यादा है, जब करेक्ट बेस पेयरिंग होती है तो स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं जो आपका इनकरेक्ट बेस पेयरिंग है उसको डीएनए पॉलीमरेज कैसे पहचानता है। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जो दोनों ही कंडीशन है, जो परफेक्ट फिट है और जो नजदीक आना है और 3' हाइड्रोक्सिल और अल्फा फोस्फेट का, वो दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो शेप है, ये आपका जो बेस पेयर बनने वाला है, इसकी पहली बात तो शेप ही नहीं है, शेप जो है आपकी अलग है। ठीक है, इसकी शेप अलग होने की वजह से यहां पे परफेक्ट फिट नहीं हो रहा। परफेक्ट फिट आपका जो इनकरेक्ट बेस पेयर है वो आपकी कैटालिटिक साइट में परफेक्टली फिट नहीं होगा। नहीं होने की वजह से जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। जो आपका 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो अल्फा फोस्फेट है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए जब वही बात है ना, इसमें मैं सिंपली आपको ये समझाऊंगा कि भले ही आपके पास एक ताला है और उसकी सही चाबी होती है, एक लगा लीजिए ये आपकी सही चाबी है, और एक चाबी जो है वो बिल्कुल देखने में सेम है, बस उसमें कुछ फर्क है। अब देखने में तो लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन ये वाली इसको अनलॉक कर देगी, ये वाली नहीं कर पाएगी। क्योंकि कारण क्या है, देखिए शेप वही, ताला भी चाबी को जो है, जो आपका लॉक है वो की को कैसे पहचानता है कि ये की मेरी है, शेप की वजह से। वैसे ही जब यहाँ पे इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होती है तो आपकी शेप जो है, जो बेस पेयर बनना है उसकी शेप जो है वो परफेक्ट फिट नहीं होती। परफेक्ट फिट ना होने की वजह से ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और दूसरी बात ना ही जो आपका 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो अल्फा फोस्फेट है वो इतने दूर चले जाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो ही नहीं सकता। ओके, देखिए जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो रिएक्शन को बीच में जाके ऐसे कराते नहीं है। एंजाइम्स जो है कैसे काम करते हैं, वो आपके दोनों सबस्ट्रेट को इस तरीके से नजदीक लाते हैं कि रिएक्शन अपने आप हो जाती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये आपका प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है और ये आपका इनकमिंग डीएनटीपी है, ये इनको इस तरीके से नजदीक लाता है कि रिएक्शन अपने आप हो जाए। लेकिन इनकरेक्ट बेस पेयरिंग में ऐसा नहीं पॉसिबल है, ना तो परफेक्ट फिट आ रहा है, ना आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्फा फोस्फेट नजदीक है। इसकी वजह से क्या होगा, देखिए जब इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होती है तो डीएनए की जो स्पीड है, अगर मैं बात करूं तो जो आपकी डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड है वो एकदम से ड्रास्टिकली गिर जाती है, लगभग मैं कहूंगा कि 1000 गुना कम हो जाती है। और जब डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड कम हो जाती है तो डीएनए पॉलीमरेज को आइडिया हो जाता है कि ओके, गलत बेस पेयरिंग हो चुकी है या होने वाली है। तो उस केस में क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज इस डीएनटीपी को आउट कर देगा और जो आपका करेक्ट डीएनटीपी है उसको इन करेगा। ओके, सो इस चीज को बोलते हैं काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। काइनेटिक मतलब स्पीड, और प्रूफ रीडिंग मतलब भाई प्रूफ रीड करना कि कोई गलती तो नहीं है। इस चीज को बोलते हैं काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। मतलब कि जब करेक्ट बेस पेयर आएगा तब तो स्पीड कितनी है, मैंने बताया था आपको 1000 बेस पेयर पर सेकंड। इनकरेक्ट बेस पेयर आएगा तो स्पीड आपकी घट के 1 बेस पेयर पर सेकंड पे आ जाएगी। तो इतना स्लो हो जाएगा कि रिएक्शन लगभग रुक जाएगी, और वहां पे फिर आपका जो इनकरेक्ट डीएनटीपी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, इसको यहां से हटा दिया जाएगा और इसकी जगह करेक्ट डीएनटीपी को लाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिकॉग्नाइज करता है आपकी करेक्ट बेस पेयरिंग को और इनकरेक्ट बेस पेयरिंग को। ओके, इसी के साथ हम अगला केस लेते हैं। अब देखिए अगला केस जो है उसमें हमें जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगले केस में हमें करना क्या है कि हम आरएनटीपी लेंगे। आपके पास आरएनटीपी है और डीएनटीपी है, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस कैसे करता है डीएनए पॉलीमरेज ये जानना है। तो इसके लिए भी एक मैं डायग्राम यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए उस वहां पे हमें एक तो हमारा टाइम बचेगा और दूसरा हम उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये मैंने लिया है। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि देखिए डीएनटीपी और आरएनटीपी ये आपके पास
इस केस में आपके पास यहाँ पे है डीएनटीपी और यहाँ पे है आपके पास आरएनटीपी। ओके, डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। फर्क बस कितना है, इसके अंदर जो शुगर है आपकी, डीएनटीपी के अंदर मैंने आपको बताया था जो शुगर होती है वो आपकी होती है डिऑक्सी राइबोस, और डिऑक्सी राइबोस भी कौन सी, 2 प्राइम डिऑक्सी राइबोस। आरएनटीपी में जो शुगर होती है वो होती है राइबोस। इन दोनों में राइबोस और डिऑक्सी राइबोस में फर्क बस इतना है कि डिऑक्सी राइबोस में 2 प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपका एब्सेंट होएगा। ओके, बाकी जो है डीएनटीपी और आरएनटीपी बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल यू कैन से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। अब लगा लीजिए यहां पे हम एक केस लेके चलते हैं। अगेन आपके पास ये साइट है, आपके पास ये आपकी कैटालिटिक साइट है डीएनए पॉलीमरेज की पाम डोमेन के ऊपर। अब पहला हम केस देखेंगे कि जब डीएनटीपी आता है तो देखिए डीएनटीपी जब आएगा तो मैंने आपको बताया डीएनए पॉलीमरेज जो है उसकी कैटालिटिक साइट की शेप और डीएनटीपी की शेप जो है वो परफेक्ट फिट है एक दूसरे से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं परफेक्ट फिट होने की वजह से यहाँ पे बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो जाएगी। और ये जो क्लेफ्ट है, ये जो क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट मतलब गड्ढा एक तरह से, इस क्लेफ्ट के अंदर जो आपकी डिऑक्सीराइबोज शुगर है, ये आपकी डिऑक्सीराइबोज शुगर है, और जो आपका 3 प्राइम ये आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकमिंग डीएनटीपी का, वो परफेक्ट फिट आ रहा है। और यहाँ पे इसी की वजह से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो 3 प्राइम प्राइमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जो अल्फा फॉस्फेट है डीएनटीपी का, ये इतने नजदीक आ जाते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो पॉसिबल हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे पॉसिबल होगा, ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा, जिसकी वजह से पायरोफॉस्फेट अलग हो जाएगा। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब इमेजिन कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन आपकी कहां पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी बनते हैं और आरएनए भी बनते हैं। डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया कि डीएनटीपी यूज होगा, और आरएनए के अंदर मैंने आपको बताया कि आरएनटीपी यूज होगा। लेकिन क्या हो कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आरएनटीपी आ जाए, और वो भी अब देखिए लगा लीजिए कि यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे आपके पास एडेनिन है और एडेनिन के साथ यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा, डी टीटीपी ही आके जुड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो आपका ये बेस पेयर बनेगा। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं, लगा लीजिए यहाँ पे एडेनिन के साथ आर यूटीपी आ जाता है। अच्छा, आप कहेंगे आप यूटीपी क्या है, यूटीपी देखिए थाइमीन का ही भाई है, एक थाइमीन का ही ब्रदर है यूरेसिल। यूरेसिल और थाइमीन दोनों जो हैं एडेनाइन के साथ बेस पेयर करते हैं कुछ इस तरीके से। ए टी भी मिलता है, ये आपको डीएनए के अंदर मिलेगा। ए यू जो है वो आपको सिर्फ आरएनए के अंदर मिलेगा। यूरेसिल जो है वो आपको ओनली आरएनए में देखने को मिलेगा। इसका मैं समझाऊंगा कि यूरेसिल जो है आरएनए में क्यों मिलता है, इसके पीछे काफी एक अच्छा रीजन है। जो थाइमीन है और जो एटी बेस पेयरिंग है ये आपको देखने को मिलेगी डीएनए के अंदर। ओके, सिर्फ ओनली डीएनए के अंदर आपको ये बेस पेयरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए यहां पे सिनेरियो क्या बन रहा है कि यहां पे जो आरएनटीपी आया उसके ऊपर यूरेसिल है। अब यूरेसिल है तो बेस पेयरिंग तो होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेंगे ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया यूरेसिल और थाइमीन जो हैं वो दोनों ही एडेनाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर का पैच दिख रहा है, इसके अंदर क्योंकि है तो प्रोटीन ही सारा, प्रोटीन की एक्टिव साइट है। अब प्रोटीन किस चीज का बना होता है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड के ऊपर होती है साइड चेन। ठीक है, अमीनो एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ मैं माफी चाहूंगा, कुछ इस तरह का होगा। उसमें एक तरफ आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है और दूसरी तरफ आपका अमीन ग्रुप लगा होता है। एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आर है ये आपका साइड चेन होती है। तो यहाँ पे अब ये सारा जो है आपके कैटालिटिक साइड जो है ये प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन अमीनो एसिड के बने हुए हैं और अमीनो एसिड की साइड चेन होंगी। अब देखिए दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एक बार इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं इधर वाले एरिया को। अगर मैं बात करूं तो देखिए जो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे
2 प्राइम के ऊपर कुछ भी नहीं है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि बहुत ही छोटा एटम है, वो जो आपके डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड है उनके साथ उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती एडजस्ट करने में, क्योंकि हाइड्रोजन सच में एक बहुत ही छोटा एटम है, उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस में आपके पास एक प्रोटॉन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे RNTP में आपके 2 प्राइम के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हाइड्रोजन की तो कोई दिक्कत नहीं है, OH में जो H है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ऑक्सीजन की है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये एक बड़ा एटम है कंपेरेटिवली बात की जाए तो। ये जो ऑक्सीजन है ये डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड्स के साथ यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा। ये क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे थोड़ी सी शिफ्ट आ जाएगी। यहां पे क्या होगा? थोड़ी सी शिफ्ट आ जाएगी। शिफ्ट आप देख ही सकते हैं कि ये जो आपका RNTP है ये अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा है। परफेक्ट फिट जो हमें चाहिए होता है वो नहीं हो पा रहा है। परफेक्ट फिट ना होने की वजह से जो क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड के साथ यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये इसको थोड़ा सा इस तरफ पुश कर देते हैं। पुश करने की वजह से जो आपका अल्फा फॉस्फेट है वो अगेन आपके 3 प्राइम, ये जो प्राइमर है आपका, प्राइमर के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अल्फा फॉस्फेट दूर चला जाएगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक लगना था वो फॉस्फेट पे लगने के बजाय अब यहाँ अटैक कहाँ लग रहा था? ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं लग सकता। देखिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ लगता है? आपका नाम ही बता रहा है, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और फिलिक मतलब लव। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके ऊपर लगाया जा सकता है? एक ऐसे एटम के ऊपर लगाया जा सकता है जिसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज जो है पॉसिबल हो, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इतने ना हो। ओके, अब जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, जो फॉस्फोरस है, जो आपका फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे ये जो है कंडीशन, इसके ऊपर 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 1 2 3 4। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये ऑक्सीजन जो है चारों मिलके इस फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसकी वजह से फॉस्फोरस के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाऊं तो स्लाइटली जो आपके ऑक्सीजन है वो आपको स्लाइटली नेगेटिव मिलेंगे, तो ये हम यहाँ पे डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको हम हल्का सा नेगेटिव है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा माइनस डेल्टा का यूज करेंगे, नेगेटिव डेल्टा। तो इनके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और फॉस्फोरस के ऊपर आमतौर पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, इसके ऊपर भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगेन ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब माइनस और माइनस तो एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते ना, अटैक लगेगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे RNTP का जुड़ना लगभग लगभग नामुमकिन है। ओके, सो इस तरीके से जो आपका DNA पॉलीमरेज है वो आइडेंटिफाई करता है क्या आइडेंटिफाई करता है कि DNTP है या RNTP है। DNTP में आपका जो है जो डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड है इस डिस्टिंग्विशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। सो आई होप कि आपको ये 3 जो चीज हमने पढ़ी है ये समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए अगला जो है हमारा, अब हम बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की, क्योंकि जो तीसरी मेन चीज थी वो क्या थी हमारी? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मैं इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसके सारे जो अगर आपको इसमें से इसकी बुक्स चाहिए, जैसे हम DNA रेप्लिकेशन कर रहे हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक है, अगर आपको इसकी बुक्स चाहिए और आपको जानना है कि बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, मैं वो भी बता सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स की PDF चाहिए तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो देखिए आपको नोट्स भी हमारे यहाँ बायोक्वेस्ट पे आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी, लगभग काफ़ी यूनिट्स की PDF जो है हमारे पास है, जैसे कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, सेल साइकिल, बायोकेमिस्ट्री, ऐसे ऐसे मटेरियल आपको आराम से मिल जाएंगे। ये नोट्स जो हैं हमारे खुद के बनाए हुए हैं, अलग अलग बुक्स से हमने मटेरियल इकट्ठा किया है और उसको बनाए हैं, एंड राइट नाउ दे आर अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट।
ओके, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमें एक और डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायग्राम जो है वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स के लिए बनाने से अच्छा है कि हम कहीं से उनको यूज करें ताकि हम अच्छे से उस चीज को समझ पाए। तो लगा लीजिए यहाँ पे हम ये जो डायग्राम है हम इसका यूज करने वाले हैं। इसको अगेन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हमें समझने में आसानी रहेगी। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर और बड़ा करा जाए तो और अच्छा है। सो यहाँ पे देखिए आपके पास है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब देखते हैं डीएनए की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कैसे काम करती है। अब यहाँ पे जो सिनेरियो है वो क्या है, यहाँ पे मिसमैच रिपेयर, मिसमैच हो चुका है, मिसमैच जो है आपका हो चुका है, मिसमैच पेयरिंग जो है हो चुकी है। तो इस केस में यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज के पास एक एबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। काइनेटिक प्रूफ रीडिंग जो है वो क्या कहती है कि जब इनकरेक्ट बेस पेयर होगा या मिसमैच पेयरिंग होगी तो डीएनए की जो स्पीड है वो 1000 टाइम्स स्लो हो जाएगी, जो कि आमतौर पे आपकी 1000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड रहती है, वो गिर के 1 बेस पेयर पर सेकंड पे आ जाती है। तो जब ऐसा होता है तो डीएनए के अंदर इस कंडीशन में आपके आएंगे कन्फर्मेशनल चेंजेस। ओके, कन्फर्मेशन मतलब कि जो शेप है आपके प्रोटीन की वो चेंज हो जाएगी। ओके, कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से होगा क्या, इसके अंदर आपका जो थंब डोमेन है उसका यहाँ पे स्लाइड, थंब और फिंगर डोमेन का यहाँ पे स्लाइड रोल रहता है, पाम डोमेन के साथ साथ इनका रोल रहेगा यहाँ पे। तो होगा क्या, अब लगा लीजिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका मिसमैच है, ये मिसपेयर्ड है, मतलब कि ये होना नहीं चाहिए। देखिए इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो इसको होना तो ऐसे चाहिए था इसके साथ, लेकिन ये उधर गया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो पेयरिंग है वो सही नहीं हुई है, डीएनए पॉलीमरेज स्लो हो जाता है। तो इस केस में ये वाला जो पूरा सेगमेंट है आपका, ये यहाँ पे आपके कौन सी साइट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपकी होती है कैटालिटिक साइट। तो जो आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो कैटालिटिक साइट से मूव करके कहाँ चला जाता है आपका एक्सोन्यूक्लियस साइट पे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस साइट पे आ चुका है। अब डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मैंने ये कल भी बताया था। एक्सोन्यूक्लियस की डायरेक्शन उल्टी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और एक्सोन्यूक्लियस जो है वो एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को या बेस पेयर्स को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होती है एक्सोन्यूक्लियस साइट पे ये आएगा और यहाँ पे एक एक बेस पेयर को ऐसे रिमूव कर दिया जाएगा। और मैंने आपको कल भी बताया था शायद कि जो एक्सोन्यूक्लियस है वो सिर्फ एक दो बेस पेयर को नहीं हटाता, वो इन ऑर्डर टू मेक श्योर वो लगभग 10 20 30 40 100 बेस पेयर को रिमूव कर देता है, क्योंकि डीएनए की स्पीड देखिए बहुत ज्यादा है, डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो 100 बेस पेयर का डीएनए पॉलीमरेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस जो है उसको रिमूव कर देता है, और जब रिमूवल हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एक्सोन्यूक्लियस साइट से हम फिर वापस कैटालिटिक साइट पे आ जाते हैं और डीएनए का जो सिंथेसिस है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, इसमें किसी भी तरह का आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस चीज को ये आपकी ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ये क्या है आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी या एबिलिटी जो डीएनए पॉलीमरेज में होती है। आरएनए पॉलीमरेज या रेट्रो ट्रांसक्रिप्टिव जो एंजाइम है उनके अंदर ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हमने एक्सोन्यूक्लियस जो आपकी एक्टिव साइट है वो देख ली है, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि काइनेटिक प्रूफ रीडिंग का जो है बहुत ही बड़ा रोल है। ओके, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जब आपकी इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होगी तो आपकी जो स्पीड है न्यूक्लियोटाइड एडिशन की वो लगभग 1000 टाइम्स जो है घट जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका कंफर्मेशन चेंजेस जो है वो डीएनए के अंदर आ जाएंगे। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। देखिए इसको मैं यहाँ से माफी चाहूंगा, मैं इसको रिमूव करना चाहूंगा। ओके, सो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक और डिस्कशन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द मेटल आयंस। देखिए जो आपके मेटल आयंस हैं, डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर 2 मेटल आयन आपको मिलते हैं। कितने मिलते हैं?
2 मेटल आयन आपको मिलते हैं। अच्छा, मेटल कौन से हो सकते हैं? या तो आपके पास मैग्नीशियम के आयन होंगे, दो मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं आपके पास, या फिर आपके पास 2 जिंक के आयन भी हो सकते हैं। दोनों के ऊपर +2 चार्ज होगा। ठीक है, ये कैटायंस हैं आपके। तो ये जो है आपको कहां मिलेंगे? ये आपके पाए जाते हैं पाम डोमेन, और वो भी कैटालिटिक साइट में। कैटालिटिक साइट में इनफैक्ट जब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते टाइम हम काफी चीजें, हमें देखिए हमें एक मास्टर मिक्स बनाना होता है। मास्टर मिक्स में हम काफी चीजें ऐड करते हैं, जैसे आप टेम्पलेट ऐड करेंगे, जिसकी आपको जिस डीएनए टेम्पलेट, मतलब जिस टेम्पलेट की आपको कॉपी करनी है, उसके साथ आप प्राइमर ऐड करते हैं, उसके साथ आप डीएनटीपी ऐड करते हैं, उसके साथ आप पॉलीमरेज ऐड करते हैं। टैक पॉलीमरेज आपका जो है पीसीआर के अंदर यूज किया जाता है। ये सब पीसीआर के अंदर हो रहा है, पीसीआर मास्टर मिक्स जो बोला जाता है। तो यहाँ पे टैक पॉलीमरेज आप यूज करते हैं। इसी के साथ साथ काफी चीजें और होती हैं। इनमें आपको साथ साथ में हम क्या डालते हैं? आयन भी डालते हैं। हमारे यहाँ पे हम मैग्नीशियम आयंस का यूज करते हैं, इनका एडिशन भी किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा जो अगली चीज है समझने वाली, वो ये है कि जो मेटल आयंस है इनका रोल क्या रहता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो अगेन इसके लिए भी हमें, मैं कहूंगा कि एक डायग्राम के थ्रू इसको समझना जो है वो काफी आसान रहेगा। ओके, सो यहाँ पे लेट मी जस्ट पेस्ट द डायग्राम। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है, और आई होप कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो इसी के साथ अगर हम डायग्राम पे चलते हैं, तो अगेन ये आपके जो ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है आपकी, ये वाली जो स्ट्रैंड है, ये आपकी टेम्पलेट है। ओके, और जो नीचे यहाँ पे आपके पास जो प्रेजेंट है, ये आपका प्राइमर है। ये प्राइमर स्ट्रैंड है, ये आपकी प्राइमर है। ये आपका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये O है, और ये उसका H है। ओके, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका इनकमिंग डीएनटीपी है, जो अभी नया नया आ रहा है, इनकमिंग डीएनटीपी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल आयन 2 होते हैं, मेटल आयन A और मेटल आयन B। तो इनकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से होती है, मेटल आयन A और मेटल आयन B। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके कैटालिटिक साइट के अंदर प्रेजेंट है, पाम डोमेन के अंदर। ओके, तो देखिए इसमें दोनों का अलग अलग फंक्शन है, मेटल आयन A का भी और B का भी। आइए सबसे पहले देखते हैं मेटल आयन A का क्या फंक्शन है। जो आपका मेटल आयन A है वो प्रेजेंट होता है कहां पे? 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल और अल्फा फोस्फेट के बीच में। ठीक है, यहां पे आपका अल्फा फोस्फेट है, ये आपका अल्फा फोस्फेट है, ये आपका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इनके बीच में आपका मेटल आयन A प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि अमीनो एसिड तो इस पूरे ही एरिया में प्रेजेंट है, यहाँ पे जो एस्पार्टेट जो आपका अमीनो एसिड है, उसका भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए होता क्या है, जो आपका मेटल आयन A है, वो मेनली जो फंक्शन है वो क्या करता है, आपका जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ऑक्सीजन के साथ अभी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे बात करूं मैं, और यहाँ पे आपका अल्फा फोस्फेट का जो P ग्रुप है वो है। तो मेटल आयन करता क्या है, यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव लगा लीजिए, यहाँ पे है, वो इस ऑक्सीजन की एफिनिटी इस हाइड्रोजन के लिए कम कर देता है। मतलब एफिनिटी आप कह सकते हैं एक तरह से लगाव, जो एक्चुअल में मीनिंग है वो ये है कि एफिनिटी जो है, इस ऑक्सीजन जो कि इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी एफिनिटी को कम कर देगा और इस बॉन्ड की एफिनिटी को बढ़ा देगा। तो यहां पे बात करें तो इसका यहां से ब्रेकअप करवा दिया और यहां पे पैचअप करा दिया। ठीक है, तो यहां पे मेटल आयन A का यह आपका फंक्शन है, इसकी एफिनिटी को रिड्यूस करना, OH बॉन्ड की एफिनिटी को रिड्यूस करना, और ये जो आपका यहां पे लिंकेज बनने जा रही है, इसकी एफिनिटी को बढ़ाना। ये आपका रोल है मेटल आयन A का। अब देखिए बात करते हैं आपका जो मेटल आयन B है, ये प्रेजेंट होता है बीटा फोस्फेट और गामा फोस्फेट के पास। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये आपका मेटल आयन यहाँ पे B है। अब जैसा कि आपको पता है, फोस्फेट ग्रुप अल्फा बीटा गामा कोई भी हो, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। फोस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनको स्टेबलाइज करना भी जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जो फिंगर डोमेन है उनका
वो इनकमिंग डीएनटीपी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ साथ जो मेटल आयन बी है और मेटल आयन ए है वो भी इनकमिंग डीएनटीपी के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जो मेटल आयन बी होता है वो इंटरेक्शन उसकी ज्यादा मेन होती है। वो करता क्या है, आपका जो आपके अल्फा बीटा और गामा फॉस्फेट है जिनके ऊपर तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उन सबको स्टेबलाइज करता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का रोल जो है वो आपका मेटल आयन बी करता है। ओके, उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन और यहाँ पे फॉस्फेट जो है ये जुड़ने वाले हैं यहाँ पे, तो आपका गामा बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट जो है रिलीज होने वाले हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो इनको हम पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। तो जो पायरोफॉस्फेट की फॉर्मेशन है उसको भी स्टेबलाइज करने का काम आपका मेटल आयन बी करता है। जो पायरोफॉस्फेट बनता है ना आपका, उसकी स्टेबलाइजेशन का रोल भी यहाँ पे किसको दिया गया है, मेटल आयन बी को दिया गया है उसका रोल भी। सो आई होप कि आपको यहाँ पे दोनों मेटल आयन जो है उसके फंक्शन जो है समझ में आ गए होंगे। इट इज क्वाइट सिंपल। इसी के साथ चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हमने मेटल आयन कर लिया है, डीएनए पॉलीमरेज की। हाँ जी, प्रोसेसिव नेचर की बात करते हैं। ओके, ये जो टॉपिक है ये काफी आसान है वैसे, प्रोसेसिव नेचर ऑफ डीएनए अगर मैं बात करूं। यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द प्रोसेसिव नेचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेसिव नेचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पे हम जो है डिस्कशन हमारा करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लगभग 1000 बेस पेयर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये प्रोसेसिव नेचर, या इसको हम प्रोसेसिविटी भी कहते हैं, जो आपकी प्रोसेसिविटी है ये होती क्या है, व्हाट इज प्रोसेसिविटी। तो देखिए प्रोसेसिव एंजाइम या प्रोसेसिविटी जो है वो एक एंजाइम को प्रोसेसिव तब बोला जाता है जब वो बहुत सारे सबस्ट्रेट का एडिशन एक ही बार में करवा दे। आमतौर पे देखिए मैं बात बताता हूँ आपको होता क्या है। आमतौर पे क्या होगा, लगा लीजिए आपके पास ए और बी सबस्ट्रेट हैं आपके पास, एंजाइम आएगा, इनका प्रोडक्ट बनाएगा और चला जाएगा। आमतौर पे जो एंजाइम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, इन एंजाइम्स को हम बोलते हैं प्यूटेटिव एंजाइम्स। ठीक है, नॉर्मल एंजाइम्स जो हैं वो आमतौर पे ऐसा ही करते हैं, वो एक बार में एक रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, लेकिन जो प्रोसेसिव नेचर है वो क्या कहता है कि जो ऐसे एंजाइम, प्रोसेसिविटी जो है वो ये होती है कि ऐसे एंजाइम्स जो एक ही बार में बहुत सारे सबस्ट्रेट का एडिशन करते चले। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगा लीजिए ये आपका डीएनए टेम्पलेट है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसके न्यूक्लियोटाइड्स बनाने जरूरी है यहाँ पे। ये आपका एक टेम्पलेट है, ये आपका प्राइमर है। ओके, ये आपका 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम है और ये आपका 5 प्राइम एंड है। तो देखिए प्यूटेटिव एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, वो आएंगे यहाँ पे जुड़ेंगे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे। ये आपका इनकमिंग डीएनटीपी है, ये आपका क्या है, इनकमिंग डीएनटीपी। यही होता है ना आपके दो सबस्ट्रेट, वो आएंगे यहाँ पे जुड़ेंगे, सिर्फ एक का एडिशन यहाँ करवाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, मतलब आए, एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करा और चले गए। इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्यूटेटिव डीएनए पॉलीमरेसेस। ये स्लो होते हैं, ठीक है, और ये एक बार में सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करते हैं, 1 न्यूक्लियोटाइड एट ए टाइम। मतलब एक बार में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन यहां पे होगा। उसके बाद जो अगले डीएनए पॉलीमरेसेस हैं वो जो मेनली आपके पाए जाते हैं वो होते हैं प्रोसेसिव नेचर के। प्रोसेसिव नेचर मतलब कि फास्ट होते हैं, ये एक ही बार में 1000 2000, इनफैक्ट डीएनए पॉलीमरेज जो है लगभग जब जुड़ जाता है, जो प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेसेस होते हैं वो जुड़ने के बाद 1000 2000 बेस पेयर से पहले तो हटते ही नहीं है। ठीक है, वो अगर लगा लीजिए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ गया, अगर इसका नेचर प्रोसेसिव नेचर है तो प्रोसेसिव नेचर है मतलब भाई काम करने वाला बंदा है। ओके, प्रोसेसिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे ज्यादा है। ये क्या करेगा, ये इसकी तरह नहीं है कि एक बार में एक ऐड करेगा, ये यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स
मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स को आप शॉर्ट फॉर्म में एनटीएस भी लिख सकते हैं ऐसे, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स एट ए टाइम। ठीक है, आमतौर पे 1000 to 2000 बेस पेयर जो है या न्यूक्लियोटाइड जो है आपका एक बार में एडिशन होगा एक ज्वाइनिंग पे, पर ज्वाइनिंग। ओके, तो अब जब ये जुड़ गया है तो ये 1000 बेस पेयर, 1000 न्यूक्लियोटाइड या 1000 बेस पेयर बनाने के बाद ही रिलीज करेगा यहां से। आप कहेंगे आपके अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि मतलब इतना फास्ट है यार कि 1000 न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कर रहा है। लेकिन अगर आप बात करें, अगर मैं आपके ह्यूमंस की बात करूं, हमारी बात करूं अगर मैं, तो हमारे अंदर कितने ज्यादा आपका जो डीएनए है वो कितना लंबा है। हमारे अंदर 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर लगभग 3000 के आसपास जीन होते हैं जो बड़े क्रोमोसोम है आपके। हमारे ओवरऑल डीएनए, अगर मैं जीनोम की बात करूं, ह्यूमन के डीएनए की बात करूं, तो हमारे डीएनए पे लगभग 33,000 जीन्स होते हैं शायद, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। अब इतने जीन हैं, इसी के साथ आपके पास जंक डीएनए है जो हमारा 90-95% डीएनए है, वो तो काम का ही नहीं होता, उसको हम जंक डीएनए बोलते हैं। तो इतना डीएनए है हमारे पास कि मतलब हमारे अंदर बेस पेयर बहुत ज्यादा है। तो अगर एक बार में आपका डीएनए पॉलीमरेज 1000 न्यूक्लियोटाइड भी ऐड कर रहा है तो ये भी प्रोसेसिव नेचर में कहूंगा इनफ नहीं है। ये भी क्या है, इनफ नहीं है। हमें जो प्रोसेसिविटी है आपकी डीएनए पॉलीमरेज की, जो अभी क्या है 1000 to 2000 बेस पेयर पर ज्वाइनिंग, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसको टेंस एंड टेंस ऑफ थाउजेंड में हमें लेके जाना पड़ेगा, तभी हमारे पूरे डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। इसके लिए यहाँ पे काफी चीजें रोल प्ले करती हैं जो एक हम आगे डिस्कस भी करेंगे, वो है आपकी स्लाइडिंग क्लैंप। स्लाइडिंग क्लैंप क्या होती है, एक और प्रोटीन होता है। ठीक है, स्लाइडिंग क्लैंप डीएनए पॉलीमरेज का के लिए वही काम करती है जो आपके माँ बाप आपके लिए काम करते हैं। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, 10-15 मिनट के बाद उठ जाते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स घर पे हैं तो वो जैसे ही आप उठोगे वो आपको वापस बैठा देंगे कि बच्चा पढ़ ले। तो स्लाइडिंग क्लैंप भी वैसा ही काम करती है। स्लाइडिंग क्लैंप डीएनए पॉलीमरेज के पीछे कुछ इस तरीके से, ये एक रिंग शेप स्ट्रक्चर है, हेक्सामेरिक है, मतलब 6 सब यूनिट का बना होता है। ये आगे आएगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे ये कैसे काम करता है। ये डीएनए पॉलीमरेज के ऐसे पीछे लग जाता है और लगा लीजिए कि डीएनए पॉलीमरेज ने अपने 1000 बेस पेयर का एडिशन कर दिया है, 1000 हो चुके हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज यहां से जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही जो स्लाइडिंग क्लैंप है वो डीएनए पॉलीमरेज को जाने ही नहीं देगी, वो उसको वापस वहीं बैठा देगी कि भैया अभी और भी हैं, उनको भी कंप्लीट कीजिए प्लीज। तो उसके बाद ये दोबारा से 1000-2000 बेस पेयर लगा लीजिए, फिर से इसने ऐड किए। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फिर से जो है जो आपकी साइट है उसको छोड़ने की कोशिश करेगा। स्लाइडिंग क्लैंप जो है उसको दोबारा से वहीं पे होल्ड करके रखेगा। तो ये फंक्शन होता है स्लाइडिंग क्लैंप का। स्लाइडिंग क्लैंप जो है डीएनए की प्रोसेसिविटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये काफी हमारे लिए फायदेमंद चीज है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है, देखिए मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है मेमेलियंस, आमतौर पे एस फेज में होती है सेल साइकिल के। आपके पास G1 है, S है, G2 है और M है। तो मैंने आपको बताया था कि S फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है और एक नॉर्मल मेमेलियन सेल में S फेज जो है 7 घंटे का होता है। मतलब कि 7 घंटे के अंदर हमारे डीएनए की पूरी कॉपी कर दी जाती है। ओके, तो ऐसा तभी संभव है क्योंकि हमारे पास स्लाइडिंग क्लैंप्स हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज को जाने नहीं देती, वहीं रोक के रखती हैं और उसको यू कैन से मोटिवेट करती हैं एक तरह से कि भैया लगे रहो, बहुत बड़ा डीएनए है हमारा, बहुत काम है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे आपका जो प्रोसेसिंग नेचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था, मैं मानता हूँ, मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की यहाँ पे कोशिश भी की। इसी के साथ आई थिंक अब हमें जो है आगे चलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है रेप्लिकेशन फोक। वो क्या है हमारा अगला टॉपिक, रेप्लिकेशन फोक। सो लेट मी यूज अ different pen. We will use this one and we will be discussing replication fork. ओके, तो देखिए सबसे पहले रेप्लिकेशन फोक जो है उसको समझते हैं हम कि रेप्लिकेशन फोक होती क्या है। मैं आपको समझाता हूं, लगा लीजिए हम यहाँ पे हमारा एक
ये डीएनए है, असल में काफ़ी छोटा डीएनए है, बट काम चला लेंगे एक बार इसी से। ये हमारे पास ये हमारा डीएनए है और कुछ इस तरह से यहाँ पे बेस पेयरिंग है। तो एक मैंने चीज़ बताई थी कि डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले ये दोनों स्ट्रैंड अलग होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग होती हैं। इनको अलग करने का जो काम है वो आपका एक एंजाइम होता है हेलिकेज, वो इसको अलग करता है। वो कैसे करता है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये समझिए, ये हमारा लीनियर डीएनए है। ठीक है, ये हमारा लीनियर डीएनए है। यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, लगा लीजिए कि यहाँ से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो इस साइट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी साइट जो है आपकी। ये सब आएगा जब हम इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं, उसमें आएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले रेप्लिकेशन बबल बनता है, रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल बनता है और उसमें यहाँ पे कुछ जो बेस पेयर हैं वो खुल जाते हैं। यहाँ पे डीएनए थोड़ा सा खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक रख रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज का नाम ही यही है, बेसिक्स टू एडवांस। उसके बाद हम ये डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे जब इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हम करेंगे, वहाँ पे ये डिटेल में भी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्रोटीन्स आपके आते हैं, कैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज और बाकी एंजाइम आके यहाँ पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जो छोटा सा सेगमेंट है, आप जैसा कि देख सकते हैं आप, ये अलग अलग हो चुका है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं आप रेप्लिकेशन बबल। अब रेप्लिकेशन बबल है, इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेसेस लोड किए जाते हैं। इसके ऊपर क्या लोड किए जाते हैं? डीएनए पॉलीमरेसेस। तो एक बार हम ना ये वाला एरिया लेंगे, इससे ये जो बॉक्स में मैंने बॉक्स आउट किया है हम इसको देखते हैं, और ये भी हम जो है एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एक बार हम सिर्फ इस साइड का लेंगे। ये जो चीज बनी ना, ये जो वाई शेप बन रही है यहाँ पे ऐसे, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। अब यहाँ पे दो रेप्लिकेशन फोक बन रही हैं, एक इस साइड ये वाली और एक इस साइड आपकी ये वाली। तो हम इस वाली को स्टडी करेंगे, बाकी दूसरी को एक बार भूल जाइए कि वो भी है। ठीक है, दोनों सेम ही है, कोई इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो आइए इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसे होती है। तो देखिए, मैंने यही जो चीज़ है यहाँ पे जो चीज़ हो रही है, मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश की। ओके, तो यहाँ पे अगेन जो ग्रे कलर में है आपके पास वो टेम्पलेट है, और जो ग्रीन कलर है वो आपका प्राइमर का है, और जो रेड कलर है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है जो अभी अभी बन रहा है। तो देखिए, आपका जब रेप्लिकेशन फोक बनती है तो इसकी शेप वाई शेप की होती है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो शेप है आपकी वो कैसी है, वाई शेप है आपके पास। यहाँ पे कुछ इस तरीके की शेप बन रही है आपकी, है ना। तो इस एरिया को बोला जाता है रेप्लिकेशन फोक। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, डीएनए की जो दो स्ट्रैंड है वो अलग अलग होती हैं। तो जो दोनों स्ट्रैंड हैं, अब देखिए आप यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड जो है वो सारा डीएनए हमारा एकदम से अलग नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा डीएनए काफी बड़ा है, हमारे डीएनए का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो पूरे डीएनए को एक साथ खोलना खतरे से खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है, ये हम पढ़ेंगे जब हेलिकेज करने होंगे। और दूसरी बात, जब डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये आपका क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपका, और इसको अलग अलग करना, यहाँ पे ये आपका जो जैसे अलग होता है ना, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए हम सारे डीएनए को एक साथ नहीं अनवाइंड करेंगे, हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, लगा लीजिए कि यह आपने अनवाइंडिंग कर दी, तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड बनती हैं। एक होती है आपकी लीडिंग स्ट्रैंड और एक होती है आपकी लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, इसमें आने से पहले मैं एक बार इनफैक्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, हमारा ही डायग्राम हम यूज करेंगे। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे आ चुकी है, ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये डीएनए से अलग हो चुकी है। जस्ट अ सेकंड।
तो यहाँ पे आपका जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये इसकी अनवाइंडिंग हो रही है, और अनवाइंडिंग होने की वजह से यहाँ पे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता जा रहा है। तो हमें पहले इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। हमने इसकी स्ट्रैंड्स का आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन नहीं दी है इनको। तो देखिए डायरेक्शन जो है वो क्या हो गया, हम इसको मान लेते हैं 3 प्राइम, इसको मान लेते हैं 5 प्राइम। चलो ये काम करते हैं, थोड़ा सा उल्टा लेते हैं, इसको 3 प्राइम मान लीजिए, इसको 5 प्राइम मान लीजिए, ये आपका 3 प्राइम हो जाएगा और ये आपका 5 प्राइम हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है। ओके, तो अब यहाँ पे आके क्या जुड़ेंगे, प्राइमर जुड़ेंगे। प्राइमर का अगेन हम जो कलर है वो ग्रीन ही रखने वाले हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमर है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जुड़ जाएगा। अब लगा लीजिए आपका जो प्राइमर है वो यहाँ पे जुड़ गया है। तो यहाँ पे अगर 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पे कौन सा प्राइम एंड होगा, 5 प्राइम, और यहाँ पे आपका कौन सा होगा, 3 प्राइम। अब 3 प्राइम के ऊपर मैंने आपको बताया था कि 3 प्राइम का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, ये यहाँ पे हमारा प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन जो है बन गया है। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब कि इस तरफ से चलेगा और इस साइड जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो डीएनए खुल किस तरफ से रहा है, डीएनए अनवाइंडिंग है, डीएनए अनवाइंडिंग की डायरेक्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, असल में हेलिकेज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो दोनों तरफ जा सकता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर मैं इस ट्रेंड की बात करूं, अगर मैं इस ट्रेंड की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे अब डीएनए और भी ज्यादा खुलता जाएगा, तो इस पॉलीमरेज के लिए तो आसान है, जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा ये रेप्लिकेशन करता जाएगा, नई स्ट्रैंड बनाता जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितने प्राइमर की जरूरत पड़ी, सिर्फ एक प्राइमर, है ना। तो चलता जा रहा है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैंड की। अब मान लीजिए इसमें भी हमने यही प्राइमर लगा दिया, क्योंकि प्राइमर तो कहीं भी जुड़ सकता है भैया, प्राइमर की कोई ऐसा तो है नहीं। तो प्राइमर यहां जुड़ा, तो ये प्राइमर का 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे आके जुड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो 3 प्राइम एंड तो आपका इधर है और OH जो है वो यहाँ पे है। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ तो जुड़ ही नहीं सकता बिल्कुल किनारे पे, है ना, बिल्कुल किनारे पे तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है ही नहीं। प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन के लिए आपको कंडीशन कुछ इस तरीके की चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्राइमर को थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाएंगे। लगा लीजिए हमने प्राइमर को यहाँ जोड़ दिया। ओके, तो अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये आपका 3 प्राइम एंड हुआ, और यहाँ पे आपकी बेस पेयरिंग जो है वो हो रही है। अब यहाँ पे जो है आपका डीएनए पॉलीमरेज जुड़ सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गया। ओके, यहाँ पे आपका 5 प्राइम एंड है। तो डायरेक्शन क्या होती है डीएनए पॉलीमरेज की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब ये डीएनए का सिंथेसिस करे तो गा, लेकिन करेगा उल्टी डायरेक्शन में। डीएनए खुल इस तरफ रहा है, डीएनए खुल के जो अनवाइंडिंग की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, लेकिन ये जो है भाई साहब उल्टे चल रहे हैं। तो जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुंचेगा, आगे टेम्पलेट है ही नहीं, तो ये इसका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग और होगी, थोड़ा सा और डीएनए खुलेगा। तो जैसे जैसे इसका तो सिंपल है, इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली है आपकी, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये तो जो है जैसे जैसे डीएनए अनवाइंड होता जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन करती जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन और डीएनए अनवाइंडिंग की डायरेक्शन सेम है। लेकिन यहाँ पे अगेन इसको वेट करना पड़ेगा, जब थोड़ा सा ये और खुलेगा तो यहाँ पे आके ये दोबारा, सॉरी, यहाँ पे दोबारा एक नया प्राइमर जुड़ेगा, उसका 3 प्राइम एंड होगा यहाँ पे, उस पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और वो फिर इस वाले सेगमेंट को पूरा करेगा। जैसे ये सेगमेंट पूरा हो जाएगा वो अपना काम करके निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रेंड को जो है हम बोलते हैं just a second, there is a beetle in my room and I need to get rid of this. Yeah, so now continuing, so इस ट्रेंड को हम बोलते हैं, this is called lagging
स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग क्यों? क्योंकि ये लैग कर रहा है। लैग करना मतलब पीछे रह जाना। लीडिंग स्ट्रैंड तो बिल्कुल लीड कर रहा है। लीड कर रहा है मतलब आगे चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जितना डीएनए खुलता जाएगा, जितनी डीएनए की अनवाइंडिंग होती जाएगी, उतना डीएनए नया बनता जाएगा। तो लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड जो है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी है डीएनए अनवाइंडिंग की डायरेक्शन से, तो यहाँ पे सिंथेसिस में टाइम लगता है। तो ये है आपका सिंपल डायग्राम। अगर आप सिंपल डायग्राम का यूज करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स डायग्राम। कॉम्प्लेक्स तो क्या ही है, इसमें बस जो डीएनए है आपका वो हेलिकल फॉर्म में है। मैंने वहां पे सिंपल उसको एक लेटर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया, और वो इसलिए आपको आसान लगेगा। आसान ये भी है। देखिए अगेन हो क्या रहा है, ये आपकी लीडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइमर है। ये जो प्राइमर है आपका, एक प्राइमर की जरूरत है। और डीएनए जो है, डीएनए आपका अनवाइंड इसी डायरेक्शन में हो रहा है, अनवाइंडिंग इसी डायरेक्शन में हो रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ा था, और ये नई रेड में, रेड का मतलब है जो नया डीएनए बन रहा है, न्यू सिंथेटाइज्ड डीएनए, जो अभी अभी डीएनए बना है वो। तो ये तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ अनवाइंडिंग होती जा रही है, ये भाई साहब जो है डीएनए रेप्लिकेशन करता जा रहा है। सो दैट इज गुड। इसलिए इस स्ट्रैंड का नाम जो है क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड पे जो आपको सिर्फ एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, ओनली वन प्राइमर इज नीडेड। यहां पे अगला जो चीज है लैगिंग स्ट्रैंड। ये वाली जो आपकी स्ट्रैंड है दूसरी, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि देखिए यहां पे प्राइमर जुड़ा होगा, ये प्राइमर का 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा होगा, उसने अब डायरेक्शन क्या रहेगी, ये 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, डीएनए खुलने की डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये जो है इसको कंप्लीट करेगा, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा फ्रेगमेंट है जो इसको कंप्लीट करेगा और चला जाएगा। उसके बाद डीएनए थोड़ा सा और खुला होगा, तो एक और प्राइमर आके वहां जुड़ा, अगेन ये प्राइमर का 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज दोबारा जुड़ा, और उसने ये जो बचा हुआ टुकड़ा है इसको कंप्लीट किया, इस फ्रेगमेंट को कंप्लीट किया। फिर डीएनए थोड़ा सा और खुला, तो वहां पे एक और प्राइमर जुड़ा, ये प्राइमर का 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, और वो इस सेगमेंट को, इस फ्रेगमेंट को पूरा करने वाला है। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इस पे जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो फ्रेगमेंट्स में होती है, मतलब कि टुकड़ों में होती है। और इस फिनोमिनन को जिसने डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी, एक जापानीज साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे इसको नाम दिया गया है। इन टुकड़ों को, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, इनको नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके। लैगिंग स्ट्रैंड पे आपको मल्टीपल प्राइमर देखने को मिलेंगे, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड पे आपको मल्टीपल प्राइमर देखने को मिलेंगे। ओके। और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इसकी लेंथ वेरी करती है। आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनके अंदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लेंथ 1000 बेस पेयर के आसपास की होती है। मतलब ये जो फ्रेगमेंट है, जो टुकड़ा है यहां से लेके यहां तक, इसमें बैक्टीरिया के अंदर लगभग 1000 बेस पेयर होते हैं। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, जैसे यीस्ट या हम सब भी हैं जो यूकैरियोटिक हैं, जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उनके अंदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट छोटे होते हैं, थोड़ा सा अलग है। यूकैरियोट्स के अंदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट छोटे होते हैं। इसका कारण जो है वो डीएनए पैकिंग है। हमारा जो डीएनए है, हमें पता है कि वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पैक होता है। जब हम सेल बायोलॉजी करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा पैकिंग ऑफ डीएनए जो है वो कैसे होती है। असल में हमारा जो डीएनए है, अब मैं यहाँ पे, वैसे तो हमारा डीएनए कुछ इस तरह का होगा ना, डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर मैं उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करूं, तो वो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उनका ओक्टामर होता है। ओक्टामर मतलब 8 सब यूनिट का एक डंबल सा होता है। इनफैक्ट लेट मी जस्ट मेक अ डायग्राम टू शो यू हाउ डीएनए पैकिंग इज डन, सो देयर इज नो डाउट। सो यहाँ पे देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये आपका डीएनए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता जा रहा हूँ, ये आपका डीएनए, इसके यहाँ पे ये आपके बेस पेयर हैं। काफी सिंपल है वैसे डीएनए पैकिंग। और इसको मैं यहाँ पे अब एक लाइन से, दोनों जो स्ट्रैंड है उनको एक लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो होता क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वो यहाँ पे ओक्टामर बनाते हैं, एक कुछ इस शेप का होता है, और इसके अंदर 8 सब यूनिट होती है।
इसीलिए इसका नाम पड़ता है ओक्टामर। तो डीएनए करता क्या है, डीएनए इसके ऊपर ऐसे रैप होता है, मतलब कि इसके ऊपर ऐसे, इनफैक्ट आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर। तो ये आपका जो डीएनए है, लगा लीजिए पर्पल कलर का, ये डीएनए जो है इसके ऊपर ऐसे रैप्ड होता है इसके अराउंड। ठीक है, ये इसके 1.65 चक्कर लगाएगा, मतलब 2 चक्कर से थोड़ा सा कम, और उसके बाद बाहर निकलाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे एक और आपके पास ओक्टामर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपके पास एक और ओक्टामर प्रेजेंट होगा कुछ इस तरीके से। तो डीएनए जो है फिर इसके अराउंड 1.65 चक्कर लगाएगा। ठीक है, और फिर बाहर निकलाएगा। अगेन फिर यहाँ पे आपके पास एक और ओक्टामर जो है आपके पास प्रेजेंट होगा, और ये इसका भी फिर वही बात है, कंडीशन तो सेम ही रहेगी, 1.65 जो राउंड है इसके लगाएगा। और इस तरीके से जो आपका डीएनए है वो इस तरीके से आपका पैक होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आई थिंक बीड्स, मतलब कि मनिए या फिर मनके ऑन स्ट्रिंग, मतलब धागे पे। तो ये आपको लग ही रहा होगा वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है ना, जैसे एक धागे पे मनके चढ़े होते हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद जो ये हिस्टोन्स हैं ये भी पैकिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे डीएनए इनके ऊपर रैप्ड है, राइट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये भी आगे जाके जो है इनकी कंडेंसेशन होती है, और ये आगे जाके कुछ एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, देखिए पहले तो आपका डीएनए जो है इन पे रैप हुआ, फिर ये आपस में ऐसे पैक हुए और आपका सोलेनॉइड बना। मैंने आपको बताया था ये जो आपके ये दूरी होती है डीएनए की, ये आपकी होती है 20 एंगस्ट्रॉन की, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 2 नैनोमीटर, बात बराबर है। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ कि एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर होता क्या है। 1 मीटर में आपके 10⁻10 एंगस्ट्रॉन होते हैं। 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10⁻⁻9 मीटर। तो ये जो दूरी है आपकी, ये 2 नैनोमीटर की होती है। दो डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 2 नैनोमीटर। जब सोलिनॉइड बनता है ना, तो सोलिनॉइड की यहाँ पे डीएनए की पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि इसका साइज जो है 30 नैनोमीटर पे आ जाता है। एमएम लिख दिया, मैं माफी चाहूंगा, 30 नैनोमीटर। तो 30 नैनोमीटर पे यहाँ पे साइज आ जाता है। उसके बाद जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड भी कुछ इस तरीके से पैक हो जाता है। ठीक है, ये बनता है आपका, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, इसका जो है लगभग 200 से 300 नैनोमीटर का आपका ये होगा साइज या डायमीटर जो है। उसके बाद इसकी फर्दर पैकिंग होगी, और ये फाइनली जाके आपका कुछ इस तरीके से दोबारा पैकिंग होगी, और फिर ये आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। जस्ट लेट मी फिनिश द स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये आपका क्या बन गया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो साइज है वो होता है आपका 700 नैनोमीटर एक क्रोमेटिड का। तो ये है आपका कुछ इस तरीके से आपका डीएनए की पैकिंग होती है। तो देखिए जो मैं, अच्छा हम कहाँ डिस्कशन कर रहे थे और हम कहाँ पे आ गए, मैं आपको बता रहा था कि जो आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैं, ये यूकैरियोट्स के अंदर 100 से 200 बेस पेयर के ही होते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ओक्टामर के अराउंड रैप्ड है। इसकी वजह से आपके जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो यूकैरियोट में छोटे होते हैं। प्रोकैरियोट की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते ही नहीं है। यहाँ पे जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो इसलिए उनके ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है लंबे होते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने पढ़ा कि आपके 2 स्ट्रैंड्स हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, और हमने पढ़ा कि उनपे दोनों पे सिंथेसिस कैसे होता है। एक पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। ओके, तो इसके बाद देखिए अब मैं एक यहाँ पे आगे चलते हैं थोड़ा सा और। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अब लगा लीजिए मैं यहाँ पे
ये जो हमारा रेप्लिकेशन हो रही थी ये कंप्लीट हो गया, मान लीजिए ये जो है कंप्लीट हो गया, तो हम नीचे आते हैं और इसको कंप्लीट करके एक बार बनाते हैं। तो ये आपकी ऊपर वाली स्ट्रैंड है, यहाँ पे आपका 3 प्राइम है जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पे आपका 5 प्राइम था, यहाँ पे ग्रीन कलर में आपका यहाँ प्राइमर जुड़ा था, ये आपका 5 प्राइम एंड था, और उसके बाद जो है इस डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस हुआ था। ब्लडी हेल, सॉरी, कुछ इस तरह से आपका डीएनए का, ये आपकी लीडिंग स्ट्रैंड थी, तो लीडिंग स्ट्रैंड में तो ऐसा ही होता है ना, तो लीडिंग स्ट्रैंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। ठीक है, इनके बीच में बेस पेयरिंग भी है। अगर मैं बेस पेयरिंग ना करूं तो प्लीज समझ जाइएगा, इट इज काफी नॉर्मल चीज है ये, लेकिन फिर भी मैं कर ही देता हूं। अब हम लेते हैं हमारी जो लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, यहाँ पे 3 प्राइम था, यहाँ पे 5 प्राइम था। इसमें हमने पढ़ा था कि मल्टीपल प्राइमर जुड़ेंगे कुछ इस तरीके से, ये आपका 5 प्राइम एंड होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस है वो यहाँ पे उल्टी थी। पहले कुछ इस तरीके से आपके टुकड़ों में डीएनए रेप्लिकेशन होगी, फ्रेगमेंट्स में होगी। इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी है, ठीक है, भले ही टुकड़ों में हुई है बट हो तो गई है ना। यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत जो अभी हमें आने वाली है वो है, ये आपका सबसे पहले लिख लेते हैं, मेंशन करना जरूरी है, ये आपके पास जो है दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, आपके जो प्राइमर हैं वो अभी भी प्रेजेंट हैं, और प्राइमर किस चीज के होते हैं, नॉर्मली आरएनए के प्राइमर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये छोटी सी दिक्कत वाली बात है कि डीएनए के अंदर आरएनए के ऐसे टुकड़े हैं, ये देखिए ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है, तो हमें आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, ये आपके 2 स्ट्रैंड्स का यहाँ पे हो चुका है। अब इनको रिमूव करने के लिए जिस एंजाइम को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम होता है आरएनएज एच। ठीक है, आरएनएज एच, देखिए नाम ही बता रहा है। आमतौर पे जब एंजाइम का जो नाम है वो या तो उसके सबस्ट्रेट के हिसाब से लिया जाता है, फॉर एग्जांपल ये जो आपका एंजाइम है ये आरएनए को डिलीट कर रहा है, आरएनए को डिग्रेड कर रहा है, तो उसका नाम जो है आपने आरएनए लिया और उसके पीछे ASE लगा दिया तो आरएनएस बन गया। अब ए कॉमन है तो इन्होंने इसको ऐसे लिखना शुरू कर दिया आरएनएस। तो यहाँ पे आपका जो एंजाइम यूज होता है जो प्राइमर को हटाने का काम करेगा वो क्या होगा, आरएनएस एच। एच का मतलब है यहाँ पे हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आरएनए जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आमतौर पे आरएनए के साथ जुड़ता है, डीएनए के साथ जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हाइब्रिड बोलते हैं। इसलिए जो हमारा एंजाइम है उसके नाम के पीछे हम क्या लगा रहे हैं, आरएनएस एच। तो एच का मतलब है यहाँ पे हाइब्रिड। अब लगा लीजिए आपका आरएनएस एच आया और इसने सारे प्राइमर को हटा दिए, तो आप देखते हैं कंडीशन क्या होगी आपके पास। हम इन प्राइमर्स को हटा दिया गया है, चलिए इनको हटाओ भैया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके प्राइमर्स जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं। अब दिक्कत ये है कि प्राइमर जहां पे थे वहां पे अब गैप आ गया है। ठीक है, असल में लगा लीजिए अगर छोटा यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है, यहाँ पे लगा लीजिए कोई आरएनए का टुकड़ा रह जाता है या डीएनए को भी आपको डिलीट करना पड़ जाता है किसी कारणवश, तो यहाँ पे आरएनएस के साथ एक्सोन्यूक्लियस भी आता है, यहाँ पे आरएनएस के साथ एक्सोन्यूक्लियस भी आता है। अगर कुछ रह जाए, आरएनए थोड़ा बहुत रह जाए उसके लिए, या फिर अगर कोई लीजन आ जाए, लीजन क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे, तो उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक्सोन्यूक्लियस भी होते हैं। तो उन्होंने इन दोनों ने मिलकर क्या किया, प्राइमर्स को गायब कर दिया। अब प्राइमर जहां थे वहां पे आपके पास क्या है, वहां पे आपके पास सिर्फ गैप है आपके पास। ठीक है, तो एक बार इनको भी मैं ये डायरेक्शन के लिए हमने जो एरो लगाए थे ना, इनको रिमूव करना चाहिए हमें एक्चुअली, ये दोबारा बनाएंगे हम। तो यहाँ पे इनको हम ऐसे सिंपली हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी, आपके पास गैप रह जाएंगे। ठीक है, तो जो गैप्स हैं इनको फिल करने का काम आरएनएस और एक्सोन्यूक्लियस ने प्राइमर्स को तो हटा दिया, लेकिन अब उनकी जगह गैप आ गई। उन गैप्स को, ये जो गैप फिलिंग है
इसको करने का जो रोल है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज मैंने आपको बताया था, डीएनए पॉलीमरेज कोई एक एंजाइम नहीं है, ये एक फैमिली ऑफ प्रोटीन है। इसमें अलग अलग तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ आपके डीएनए रेप्लिकेशन में पार्ट करते हैं, ठीक है, कुछ का काम होता है कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम में काम करें, कुछ का काम होता है प्राइमर्स की वजह से जो ये गैप बने हैं इनको फिल करना। तो यहाँ पे अलग तरह के डीएनए पॉलीमरेज आएंगे। अब जैसा कि अगर आप ध्यान दें तो ये 3 प्राइम एंड है, अगर ये 3 प्राइम एंड है तो ये आपका 5 प्राइम एंड हुआ, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन इन पोजीशंस पे मैं मार्कअप कर रहा हूं, इन पोजीशंस पे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन प्रेजेंट है और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहां पे भी इनफैक्ट ये आपका जो है यहाँ पे भी आपका जो है प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है, तो यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आके ज्वाइनिंग करेगा और होगा क्या, कुछ इस तरीके से इनको फिल कर दिया जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसको भी यहाँ तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी देखिए मैंने आपने ध्यान दिया होगा मैंने गैप्स फिल कर दिए हैं, लेकिन उनमें छोटी छोटी जगह छोड़ दी है मैंने कुछ इस तरीके से, है ना। इन गैप्स को, ये जो छोटे छोटे गैप हैं, इन गैप्स को बोला जाता है निक्स। ये क्या है आपके निक्स हैं। ये कब बनते हैं ये मैं आपको समझाता हूं कि कब बनते हैं। लगा लीजिए ये आपकी शुगर है, शुगर के साथ यहाँ फॉस्फेट है, ये आपकी शुगर है। आमतौर पे होता क्या है कि ये फॉस्फेट जो है इस शुगर से भी जुड़ा हुआ होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, आमतौर पे ऐसी होती है ना, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है शुगर के साथ, यहाँ पे आपके नाइट्रोजनस बेसिस भी जुड़े हुए हैं, तो आमतौर पे स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा तो जो कंडीशन बनती है, या ये बॉन्ड भी टूट सकता है और ये दोनों में से कोई भी टूट सकता है, कोई भी जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा टूट रहा है, बट मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसकी ब्रेकेज हुई है, इस कंडीशन को बोलते हैं निक, और इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो इन निक्स को फिल करने के लिए जो एंजाइम आता है उसको बोला जाता है डीएनए लाइगेज। तो देखिए आरएनए प्राइमर रिमूवल में कितने एंजाइम आए, सबसे पहले जो आया वो था आपका आरएनएस एच, उसके बाद जो एंजाइम आया वो था एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद जो एंजाइम आया वो था आपका डीएनए पॉलीमरेज, दूसरी तरह का है कोई, उसके बाद जो आपका आखिरी में एंजाइम आया वो था डीएनए लाइगेज। तो इस तरीके से ये डीएनए लाइगेज जो है इनको जोड़ देगा, इस बॉन्ड को बना देगा, निक्स को यहाँ पे फिल कर देगा। तो आपका जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं जो पहले अलग अलग थे वो अब जुड़ के एक सिंगल स्ट्रैंड बना देंगे और इस तरीके से आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप कि आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने काफी चीजें पढ़ी हैं आज, और इसी के साथ आई थिंक हमें आज का सेशन जो है यहीं पे ओवर करना चाहिए। कल जो है हम पढ़ेंगे, हमने जो अगले एंजाइम्स हैं जो कि बहुत ही मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, इसमें काफ़ी एंजाइम्स आएंगे, जैसा कि मैंने एक दो का नाम आज मैंने मेंशन किया। आपके पास स्लाइडिंग क्लैंप थी, आपके पास क्लैंप लोडर आते हैं, उसके बाद आपके पास हेलिकेजेस आते हैं जिनका काम होता है डीएनए को अनवाइंड करना या खोलना। उसके बाद जो हेलिकेज को लोड करते हैं हेलिकेज लोडर भी आएंगे आपके पास, ठीक है। इसके साथ आपके पास सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी आएंगे जिनको एसएसबीज बोलते हैं। उसके साथ साथ डीएनए के अंदर सुपर कोइलिंग होती है, हम उसको समझेंगे, सुपर कोइलिंग का समझेंगे कि सुपर कोइलिंग क्यों होती है, कैसे होती है, लिंकिंग नंबर का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे सुपर कोइलिंग को रिमूव करने वाले जो एंजाइम है टोपो आइसोमरेजेस, इनको भी देखेंगे। आई होप प्राइमेजेस हम पढ़ ही चुके हैं, आई होप कि प्राइमेजेस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे और कोई एंजाइम हमने मिस तो नहीं किया ना, यहाँ पे प्राइमेजेस हम कर चुके हैं, प्राइमेजेस लिख लेते हैं एक बार, लेकिन प्राइमेजेस जो है हमारे हो चुके हैं, तो इसमें मैंने टिक मार्क कर दिया है।
इसके साथ साथ आपके पास टो प्रोटीन आता है एक, वो भी हम देखेंगे। लिंकर प्रोटीन आएगा, लिंकर प्रोटीन भी होगा। और डीएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेजेस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, तो सिर्फ रेप्लिकेशन फोक पे डीएनए पॉलीमरेज अकेला प्रेजेंट नहीं होता। असल में डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं ये काफी सारे प्रोटीन मिलके, कौन से मैं बता देता हूं आपको। स्लाइडिंग क्लैंप लोडर, हेलिकेज तो आपका आगे चलता है जहां तक मुझे याद है। हेलिकेज आमतौर पे आगे रहता है रिएक्शन से, नहीं हेलिकेज भी होता है यार, व्हाट आई एम सेइंग, हेलिकेज, टो प्रोटीन, प्राइमेजेस, ये सब जो हैं ये सारे एंजाइम आपको, जिनको भी मैंने मार्क किया है, एसएसबीज तो थोड़े से आगे होते हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये सारे ही जो हैं टोपो आइसोमरेज हालांकि रहते थोड़े से बाहर ही हैं, ये सब एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं। ये सारे प्रोटीन जो हैं मिलके डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं, और जब ये सारे प्रोटीन मिल जाते हैं तो इस प्रोटीन को हम जो नाम देते हैं वो आपका होता है डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ठीक है, होलो का मतलब यहां पे है होल, होल मतलब सारे का सारा या पूरा या फिर कंप्लीट। तो जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो करवाता है ना, अगर बच्चे से आप पूछें तो वो कहेगा डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन असल में जो रेप्लिकेशन करवा रहा है उसको हम कहते हैं द डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम में आपके ये सब प्रोटीन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटीन्स क्या क्या फंक्शन करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और डीएनए होलो एंजाइम कैसे काम करता है। सो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.